नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंक जो फाइनेंस का काम करता है, एनबीएफसी। इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एनबीएफसी बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आरबीआई के साथ इन आरबीआई एक्ट 1934। इसके बाद आप पे प्रूडेंशियल नॉर्म्स अप्लाई किए जाएंगे जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि कितने तरह के एनबीएफसी होते हैं। एसेट फाइनेंस कंपनी, जिसमें कंपनी आपको कार स्कूटर फाइनेंस कराती है। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसमें कंपनी आपसे पैसे लेती है और उसे आपके बदले में इन्वेस्ट करती है। तीसरा, चिट फंड कंपनी, एक तरह का कमेटी बनाती है जिससे आप फाइनेंस कर सकते हैं। अब निधि कंपनीज, ये एक तरह का माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। इसमें जो मेंबर्स लोग होते हैं वही पैसे को लेंड करते हैं, वही पैसे को बोरो करते हैं आपस में। जान लेते हैं कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, बैंक डिमांड डिपॉजिट रिसीव कर सकता है, एनबीएफसी रिसीव नहीं कर सकता है। नॉर्मल भाषा में अगर समझे डिमांड डिपॉजिट को, तो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप डिपॉजिट करते हैं और आपका डिमांड में आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये बस आप बैंक में कर सकते हैं, एनबीएफसी में आप ये नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस है कि बैंकों में क्लियरिंग हाउस होता है, इस वजह से वो चेक इशू कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन एनबीएफसी में कोई क्लियरिंग हाउस नहीं रहता है। दैट्स वाई दे कैनॉट पार्टिसिपेट इन क्लियरिंग हाउस, देयरफॉर नो चेक बुक इज इशूड इन एनबीएफसी। अब एनबीएफसी का तीनों क्लासिफिकेशन देखते हैं। एनबीएफसी डी, एनबीएफसी एनडीएसआई, एनबीएफसी एनडी एनएसआई। तो सबसे पहले है एनबीएफसी डी। ऐसा एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है। लेकिन एनबीएफसी एनडीएसआई का मतलब ऐसा एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता है, और ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नेटवर्थ इज़ मोर देन 500 करोड़। अगर एनबीएफसी एनडीएसआई का फुल फॉर्म देखें तो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट भी एनबीएफसी है, वो पब्लिक से कोई भी डिपॉजिट नहीं लेता है। अब ये क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों जाने? क्योंकि जब हम लोग स्टैंडर्ड एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट को डिटरमाइन करेंगे उस केस में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो नीचे देखिए, अगर एनबीएफसी डी या फिर एनबीएफसी एनडीएसआई रहा तो विद इन 3 मंथ्स अगर पैसा नहीं आया है तो वो स्टैंडर्ड रहा, और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स अगर पैसा नहीं आया है तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया, और उसके बाद भी पैसा नहीं आया तो डाउटफुल हो गया। इसी प्रकार से अगर एनबीएफसी एनडी एनएसआई रहा तो पहला 6 मंथ में अगर अमाउंट नहीं आया तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। अब उसके नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी पैसा नहीं आया तो उसको एनपीए सब स्टैंडर्ड कंसिडर कर लेंगे, और उसके बाद भी पैसा नहीं आया तो तब डाउटफुल स्टार्ट होगा। अब आरबीआई को प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। कितने सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स है? 5 हैं एनबीएफसी के लिए। सबसे पहला, इनकम रिकॉग्निशन, किस तरह से इनकम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एडवांस फॉर हायर परचेज और इक्विपमेंट फॉर कंपनीज। इसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या फिर कहें इसको कैपिटल टू रिस्क एडजस्टेड एसेट रेशियो। इसके बाद लास्ट प्रूडेंशियल नॉर्म है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एनबीएफसी। चलिए सारे को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रूडेंशियल नॉर्म है इनकम रिकॉग्निशन। अब ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि परफॉर्मिंग एसेट का जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का इंटरेस्ट इनकम होता है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। अब अगला प्रूडेंशियल नॉर्म है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडीएसआई, यानी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेता है और एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं लेता है बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, उसका एक तरह का प्रोविजन रेट है। और दूसरा प्रोविजन रेट जो है वो है एनबीएफसी एनडी एनएसआई, जो एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेता है और नॉट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टैंडर्ड एसेट होता है उस पर प्रोविजन लग रहा है 0.40 इन केस ऑफ एनबीएफसी डी और एनबीएफसी एनडीएसआई, और 0.25% रेट ऑफ प्रोविजन लग रहा है अगर एनबीएफसी एनडी एनएसआई है, यानी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टैंडर्ड एसेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा रेट सेम है। जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट में 10%, डाउटफुल में 20, 30, 50, और लॉस एसेट में 100%। अब एनबीएफसी के केस में दो तरह का प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला प्रोविजन हम लोगों ने खत्म किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब तीसरा प्रूडेंशियल नॉर्म, यानी कि दूसरा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एडवांसेस ऑफ हायर परचेज एंड इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो इस केस में प्रोविजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिक प्रोविजन प्लस एडिशनल प्रोविजन। बेसिक प्रोविजन कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर विथ इंटरेस्ट, उसमें ऐड करते हैं अमाउंट अनड्यू विदाउट इंटरेस्ट। टोटल निकल के आता है,
उसमें से लेस करते हैं नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अब नेट बुक वैल्यू कैसे निकलता है? बुक वैल्यू आफ्टर 20% डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, तब हम लोगों का बेसिक प्रोविजन निकल के आता है। अब एडिशनल प्रोविजन कैसे निकलेगा? ओवर ड्यू पीरियड के हिसाब से देखते हैं कि कितना हम लोग का एडिशनल प्रोविजन बनाना है। अगर ओवर ड्यू पीरियड 0 से 12 मंथ के बीच में है तो एडिशनल प्रोविजन बनेगा 0% ऑफ नेट बुक वैल्यू। अगर 12 मंथ से 24 मंथ के बीच में है तो 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। और इसी प्रकार से 12 से लेकर 36 मंथ तक 40% ऑफ नेट बुक वैल्यू, 36 से 48 मंथ तक 70% ऑफ नेट बुक वैल्यू, और 48 से ज़्यादा मंथ तक 100% ऑफ नेट बुक वैल्यू। तो ये जो तीसरा प्रोविज़न है इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, तब जाके ये और क्लियर होगा हम लोगों को। तो चलिए हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं तीसरा प्रोविज़न के लिए। एग्जांपल में कहता है कि श्रीराम फाइनेंस ने एक कार फाइनेंस किया है पी को 2 लाख रुपए का, जिसके लिए 72 इंस्टॉलमेंट ड्यू है और पर इंस्टॉलमेंट में 3000 का पेमेंट करना है। अभी तक पी ने 6 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया है और नेक्स्ट 15 इंस्टॉलमेंट बाकी है। श्रीराम फाइनेंस चाहता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाए। कैसे बनाना है, कितना बनाना है, वो आपको पूछा है। तो हम लोगों को मालूम है कि जब भी एडवांस दिया जाए फॉर फाइनेंसिंग ए कंपनी या फिर हायर परचेज पे, तो उस केस पे हम लोग प्रोविज़न कैसे बनाते हैं? बेसिक प्रोविज़न प्लस एडिशनल प्रोविज़न। बेसिक प्रोविज़न कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है विथ इंटरेस्ट। तो 15 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इसका पेमेंट नहीं हुआ है और 3000 करके पेमेंट है, तो 15 इंटू 3000 45,000 निकल के आता है अमाउंट ड्यू। ऐड करते हैं अमाउंट अनड्यू, लेकिन अमाउंट अनड्यू जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हम लोगों को मालूम है कि अमाउंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू ईच इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना अनड्यू है, 72 टोटल इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से कि 6 पेमेंट कर चुके हैं और 15 अभी ड्यू है। तो अनड्यू कितना रहा? 72 माइनस 6 माइनस 15, तो 51 इंस्टॉलमेंट अनड्यू है। इसको इंटू करेंगे, कितना अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पेमेंट करना है? 3000 माइनस 222। यहाँ पर 222 रुपये हम लोग क्यों लेस किए हैं? क्योंकि 222 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट है, इसीलिए लेस किए हैं। तो हम लोग को मालूम चल गया कि 141,678 अमाउंट ड्यू है, टोटल कर दिए। इसमें से लेस करेंगे नेट बुक वैल्यू ऑफ कार। नेट बुक वैल्यू कैसे निकलता है? जितना का कार है माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 20% ऑन एसएलएम बेसिस। यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है, 2 लाख माइनस 2 लाख इंटू 20% इंटू 21/12। 21 क्यों है यहाँ पर? 21 इजिकल टू 21 मंथ्स। यहाँ पर 15 और 6 इंस्टॉलमेंट हुआ है और इंस्टॉलमेंट पर मंथ में था, तो कितना मंथ हुआ होगा? 21, इसीलिए 21/12 से इंटू कर दिए, तो हम लोग का निकल गया नेट बुक वैल्यू ऑफ कार। इस तरह से हम लोग का बेसिक प्रोविज़न आया। अब एडिशनल प्रोविज़न निकालना है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो अमाउंट ड्यू है कितना दिन के लिए ड्यू है। तो अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा के लिए ड्यू होगा तो 10% का हम लोग प्रोविज़न लगाते हैं, एडिशनल प्रोविज़न। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 15 प्लस 6 मतलब 21 मंथ आगे है, यानी 12 मंथ से आगे है और 24 मंथ के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर 10% का एडिशनल प्रोविज़न लगाएं। इस तरह से टोटल प्रोविज़न निकल के आ गया हम लोगों का। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है, बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको एक बार देखना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे एक बार गो थ्रू कर लें। अब अगला प्रूडेंशियल नॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट, इसलिए इसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ जानना ज़रूरी है, कैपिटल क्या होगा, रिस्क वेटेड एसेट क्या होगा। तो कैपिटल में कैपिटल टायर 1 भी होता है, कैपिटल टायर 2 भी होता है। जो कैपिटल टायर 1 है उसको ही हम लोग नेट ओन्ड फंड कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जो कैपिटल टायर 1 होता है उसी को नेट ओन्ड फंड्स कहते हैं। ये मिनिमम 200 लाख होना चाहिए एनबीएफसी में। इसको कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है? तो फॉर्मूला क्या है, जो टीयर 1 कैपिटल होता है वो हमेशा प्योर कैपिटल होता है। तो उसमें प्योर आइटम्स आते हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट अगर कैश रियलाइज हुआ है तो। इस तरह से आता है शेयर होल्डर फंड। इसमें से लेस कर देते हैं हम लोग लॉस और इंटेंजिबल एसेट, तो निकल के आता है टोटल ओन्ड फंड्स। इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट या लोन टू सब्सिडरी कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन्ड फंड। फिर आता है हमारा कैपिटल टायर 1। तो क्या किया हम लोगों ने, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ा, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व इफ कैश रियलाइज्ड, निकल के आया शेयर होल्डर फंड। इसमें से लेस किए लॉस और इंटेंजिबल एसेट, तो टोटल ओन्ड फंड निकल के आया। उसमें से और लेस किए इन्वेस्टमेंट लोन
टू सब्सिडरी कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल ओन फंड। अब कैपिटल टायर 2 की बात करें तो ये इम्प्योर कैपिटल है, जिसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टिबल डिबेंचर, कैपिटल रिजर्व इफ कैश इज नॉट रियलाइज्ड। तो इस तरह से हम लोग का कैपिटल टायर 2 आ गया। अगर रिस्क वेटेड एसेट की बात करें तो यहाँ हम लोग एसेट का जो वैल्यू है उसको इंटू कर देते हैं रिस्क फैक्टर से। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है, एसेट का डूबने का चांस कितना है, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर दिया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिए। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें आपको नेट ओन्ड फंड कंप्यूट करने के लिए कहा है। अब ये नेट ओन्ड फंड क्या होता है, जो कैपिटल टायर 1 जिसको हम लोग प्योर कैपिटल कहते थे उसी को नेट ओन्ड फंड भी कहते हैं, तो वही निकालने के लिए कहा है। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे, फ्री रिजर्व को भी ऐड कर देंगे, तो सारा प्योर कैपिटल को हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोगों को लेस करना पड़ता है लॉसेस और इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है डेफर्ड एक्सपेंडिचर के नाम से 200 का, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे तो टोटल फंड आ जाएगा हम लोगों का। उसमें से हम लोग लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, लेकिन कितना लेस करते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी का अमाउंट है उसमें से 10% ऑफ टोटल ओन्ड फंड लेस कर देते हैं, जितना अमाउंट निकलता है उसको लेस करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हम लोग का 200 है, उसमें से लेस कर देंगे 10% ऑफ टोटल ओन्ड फंड, जो कि 40 निकल के आता है। टोटल ओन्ड फंड 400 है, उसका 10% 40, उसको लेस करके जितना निकल के आया 160, इसी को हम लोग लेस करते हैं। तो इस प्रकार से नेट ओन्ड फंड निकल के आया। लास्ट प्रूडेंशियल नॉर्म है वैल्यूएशन ऑफ शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय एनबीएफसी। एनबीएफसी के पास जो भी शेयर है एज इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। अगर एनबीएफसी के पास कोई अनकोटेड शेयर है जो मार्केट में कोट नहीं किया हुआ है, तो उस अनकोटेड शेयर का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ब्रेकअप वैल्यू प्लस अर्निंग वैल्यू अपॉन 2। अब ब्रेकअप वैल्यू क्या है और अर्निंग वैल्यू क्या है। ब्रेकअप वैल्यू है नेटवर्थ पर शेयर, कंसिडरिंग कि इंटेंजिबल एसेट लॉस है और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को नहीं लेना है। तो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं हम लोग, एसेट माइनस लायबिलिटी, जिसमें से कि क्या कंसिडर करना है कि इंटेंजिबल एसेट को लॉस कंसिडर कर लेना है और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को कंसिडर नहीं करना है। अर्निंग वैल्यू कैसे निकालना है, अर्निंग वैल्यू का फॉर्मूला होता है ईपीएस अपॉन के। यहाँ पर के 8% होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10% होगा अगर ट्रेडर कंपनी है, 12% होगा अगर सर्विस प्रोवाइडर है। ईपीएस को कैसे निकालना है, ईपीएस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स विदाउट एनी अबनॉर्मल आइटम्स आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये सवाल को देखें तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ प्रोविजन निकालने बोला है इन केस ऑफ एसेट फाइनेंसिंग कंपनी हायर परचेज का केस में। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रोविज़न का फॉर्मूला होता है बेसिक प्रोविज़न प्लस एडिशनल प्रोविज़न। बेसिक प्रोविज़न के लिए हम लोग को अमाउंट कितना ड्यू है वो जानना पड़ेगा, अमाउंट अनड्यू जानना पड़ेगा, तो ये सबका डेटा इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो बस एडिशनल प्रोविज़न ही इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एडिशनल प्रोविज़न ही निकालते हैं। हम लोगों को ओवर ड्यू पीरियड पता है और ये भी पता है कि कितना रेट ऑफ प्रोविज़न बनता है कितना ओवर ड्यू पीरियड के लिए। अगर 0 से लेकर 12 मंथ तक है तो 0% लगता है, अगर 13 मंथ से लेकर 24 मंथ तक है तो 10% लगता है, 25 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक रहे तो 40% रेट ऑफ प्रोविज़न लगता है, और अगर 40 मंथ के ऊपर रहे ओवर ड्यू पीरियड तो 70% करके रेट लगता है। वही रेट से हम लोग यहाँ पर इंटू कर दिए हैं नेट बुक वैल्यू को और हम लोग का अमाउंट निकल के आ गया है। एक बार इसे आप गो थ्रू कर लें। तो यहाँ पर एनबीएफसी चैप्टर का अंत होता है। मेजर क्वेश्चन आंसर और मेजर टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।